नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम का भारतीय शासन एवं राजनीति के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन के विषय को लेंगे। भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है वो लचीला और कठोरपन का मिश्रण लिए हुए हैं। चूँकि हमने ब्रिटेन और अमेरिका के संविधानों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष के रूप में हमने भारत के संविधान को कठोर एवं लचीलापन का सम्मिश्रण दिया है और समय समय पर संविधान में कुछ एक संशोधन करके परिवर्तन की धारणा को भी ध्यान में रखा है, अर्थात समय के अनुकूल हमने अपने आप को ढालने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन के 3 तरीके हैं। पहला, संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन। दूसरा, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन। और तीसरा, संसद के 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन, अर्थात विशेष और विशिष्ट बहुमत के आधार पर हम इसको लेते हैं। संसद के साधारण बहुमत से संशोधन संविधान के कुछ उपबंधों में है। संसद साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया को अपनाकर ही दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले साधारण बहुमत अर्थात आधे से अधिक से संशोधन कर सकती है। यह संविधान में संशोधन करने की सबसे आसान विधि है। संविधान के निम्न प्रावधान साधारण कानूनों की तरह ही संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 2, 3, 4 जो राज्यों के बारे में बात करता है, सीमाओं के बारे में बात करता है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्माण तथा अंतः से संबंधित अनुच्छेद 169, केंद्र शासित क्षेत्रों के विधानमंडलों में अनुच्छेद 239A और संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के आधार पर ये जो भी संशोधन है वो साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं। और ये जो संशोधन है इनकी इन्हीं अनुच्छेदों में शक्ति एवं स्व संबंधित अनुच्छेदों में ही दी गई है और उनमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इन्हें अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। अर्थात ऐसा है कि जो ये अनुच्छेद 300 ये जो साधारण बहुमत वाला है, जो इनके संबंधित अनुच्छेद है उनके इसकी शक्ति को अंतर्लिखित कर दिया गया और इसको 368 के प्रयोजनों के लिए इसे संशोधन नहीं माना गया है। उपयुक्त प्रावधानों के अतिरिक्त शेष संविधान में संशोधन करने का प्रावधान और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार संसद में संविधान में निम्न 2 तरह से संशोधित किया जा सकता है। अर्थात जो प्रथम संशोधन है साधारण बहुमत वाला, वो जो उल्लिखित संविधान है, अनुच्छेद है, उन्हीं में उनकी प्रक्रिया को प्रदर्शित कर दिया गया है। और जो 367 वाली प्रक्रिया है उसमें 2 प्रकार के संशोधन हैं। संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन और संसद के 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन। जो संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन की बात है उसमें उन अनुच्छेदों को छोड़कर जिनका अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतुक में किया गया, शेष उपबंधों में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तापित किया जा सकता है, अर्थात किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति जो ही मिल जाएगी वह अधिनियम का रूप धारण कर लेगा और तदनुरूप संबंधित अनुच्छेद संशोधित हो जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयक पर स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। तीसरा है संसद के 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा। अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतुक में उल्लिखित उपबंधों के संशोधन के लिए संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित मत देने वाले के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद राज्य विधानमंडलों को भेजा जाएगा। यदि वह संशोधन विधेयक कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाने पर संविधान संशोधित हो जाएगा। और यह प्रक्रिया निम्नलिखित उपबंधों के संशोधन के लिए अपनाई गई है, जिनमें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, संघ की कार्यपालिका शक्ति, राज्यों की कार्यपालिक शक्ति, उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध, राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित उपबंध,
संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित उपबंध, विधायी शक्तियों का वितरण, सप्तम अनुसूची की कोई सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 368 के उपबंध, अर्थात ज़्यादातर इसी के तहत कराई जाती है। अब हम बात करते हैं संशोधन प्रक्रिया की विलक्षणताओं के बारे में। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया निर्धारित की है ब्रिटिश और अमेरिका के संविधान से निम्नलिखित रूप में भिन्न है, अर्थात हमने अध्ययन जरूर किया है लेकिन उनसे कुछ एक बातों में भिन्न है। इंग्लैंड में संसद प्रभुत्व संपन्न, अर्थात वहाँ की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के अलावा सब कुछ कर सकती है, ऐसी धारणा है। इसलिए वहाँ पूरी संवैधानिक व्यवस्था को साधारण विधि प्रक्रिया से बदल दिया जाता है। भारत में संसद संविधान के कुछ ही उपबंधों को साधारण विधायी प्रक्रिया को संशोधित कर सकती है। शेष संविधान में संशोधन के विशेष बहुमत अथवा विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी। अमेरिकी संविधान में वहाँ की कांग्रेस अकेले कोई संशोधन नहीं कर सकती। दूसरा है, भारत में संविधान संशोधन के मामले में राज्यों को पहल करने का अधिकार नहीं है, अर्थात पहल करने का अधिकार भारतीय संसद को है। अमेरिका में राज्यों को भी संविधान संशोधन के लिए पहल करने का अधिकार है। अमेरिका में कोई भी संविधान संशोधन बिना राज्यों के अनुमोदन के नहीं किया जा सकता, जबकि भारत में संविधान का एक बड़ा भाग केवल संसद के विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है, राज्यों की स्वीकृति के लिए संशोधित किया जा सकता है। अगला है, भारत में केवल आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में 3/4 राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होता है, अर्थात भारतीय संसद ज़्यादा पावरफुल हुई। अमेरिका में संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ली जाती। भारत में साधारण विधेयकों की तरह ही संशोधन विधेयक प्रक्रिया पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के लिए यह स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। इस प्रावधान के कारण संसद की संशोधन शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। अमेरिका की तरह भारत में समस्त संविधान संशोधन एक न्यायिक पुनरावलोकन की परिधि में आते हैं। केशवानंदन भारती के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी संशोधन को न्यायालय की इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह संविधान के आधारभूत ढांचे को प्रतिकूल है। अगला है, भारतीय संविधान में उन प्रावधानों के संशोधन के लिए राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता है जिन उपबंधों का संबंध राज्य के सरकारों के संगठन और शक्तियों से है। लेकिन आश्चर्य ये बात है कि अनुच्छेद 2 और 4 के प्रावधान जिनमें राज्यों से निर्माण से संबंधित है, सीमाओं में परिवर्तन संबंधित है, संशोधन संसद केवल साधारण बहुमत से ही कर सकती है। अपने इस शक्ति का प्रयोग करके संसद राज्य के स्वरूप को भी बदल सकती है। कई बार कन्फ्लिक्ट ये हो जाता है कि जो संविधान संशोधन विधि है उसका भी संशोधन हो सकता है या नहीं। इस पर अनेकों बार बहस होती है और इसके बारे में जो बात कही गई वो इस प्रकार है कि संशोधन लागू होने के बाद 1967 तक संसद संपूर्ण संविधान में बिना किसी संशोधन के बाधा के संशोधन कर सकती थी और इसके लिए कोई गंभीर विवाद पैदा नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण था कि जब भी न्यायपालिका ने किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने का प्रयास किया तो संसद ने स्वयं संविधान में संशोधन करके इस आपत्ति को हटा दिया। इस प्रकार संसद और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य बना रहा। न्यायपालिका द्वारा जो भी असंवैधानिक घोषित किया जाता उस कानूनों में संशोधन अधिकांश कानून वे थे जो किसी न किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण होता था, अतः संसद मूल अधिकारों में तदनुसार संशोधन करती रहती है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम भारत राजस्थान राज्य के मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। 1967 में पहली बार गोलकनाथ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण प्रतिपादित किया कि संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करना अनुच्छेद 13(3) के उपबंधों के प्रतिकूल होगा। उपयुक्त निर्णय के बाद 368 संशोधनों का निशाना बन गया। न्यायपालिका ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा देशी रियासतों के नरेशों को प्राप्त प्रीवी परसेज को समाप्त करने के अध्यादेशों को भी इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि वे संपत्ति के मूल अधिकार का अतिक्रमण करती है। 1971 में किया गया संविधान संशोधन 24वां संविधान इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इस संशोधन ने संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की शक्तियों के ह्रास के इतिहास को प्रारंभ, अर्थात इसमें संसद अपने आप को सर्वोच्च बना लिया। चूँकि जो भी कोई कानून बनाती और उसमें अगर न्यायपालिका हस्तक्षेप करती तो उस संसद
वापस उस कानून में संशोधन करके अपने आप को सर्वोपरि स्थान प्राप्त कराने का काम करती है। उपयुक्त संशोधन द्वारा 368 को संशोधित करने के निम्न प्रावधान किए गए कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन तथा निरसन के रूप में संशोधन अनुच्छेद की दी गई प्रक्रिया के अनुसार कर सकती है। अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 के शीर्षक को बदलकर शीर्षक संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया कर दिया गया, अर्थात इसने संसद को सर्वोच्च स्थान देने का प्रयास किया। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद द्वारा पारित किए गए किसी संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकेगा, अर्थात संसद ने अपने आप को सर्वोपरि स्थान दिलाने का प्रयास किया। 1973 की केशवानंदन भारती ने संविधान के 24वें, 25वें, 29वें संशोधनों के मूल अधिकारों के प्रतिकूल होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय में फिर इसको चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इन संशोधनों को संवैधानिक माना और यह स्वीकार किया कि संसद मूल अधिकारों सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वे संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया। इस निर्णय के अनुसार पश्चात समस्त संविधान संशोधन न्यायपूर्ण अवलोकन का विषय बन गया, अर्थात 1973 वाला जो केशवानंदन भारती काल था उसमें न्यायिक पुनरावलोकन सभी चीज़ों को न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ले लिया गया। संविधान संशोधन की न्यायपालिका के लिए पहुंच से दूर रखने और संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए 1976 में संविधान ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 को दूसरी बार संशोधित किया और अनुच्छेद खंड 4 और 5 जोड़ दिए, जिनमें स्पष्ट प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को न्यायालय के किसी भी आधार पर चुनौती न दी जा सकती और संसद की संविधान संशोधन शक्ति को किसी प्रकार का निर्बंधन लागू नहीं होगा। इस संशोधन के द्वारा संसद ने निहित रूप से संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को रद्द कर दिया और संशोधनों के मामले में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को बिल्कुल समाप्त कर दिया, अर्थात फिर वापस संसद अपने आप को सर्वोपरि मानने लगी। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, यानी न्यायपालिका फिर सर्वोच्च होने की बात करी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 4 व 5 368 के उपखंडों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिनमें यह प्रावधान किया गया था किसी भी संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस प्रावधान ने संसद की किसी संविधान में संशोधन करने की ऐसी भी शक्ति प्राप्त हो जाती है जो संविधान के आधारित लक्षणों के प्रतिकूल है। तो इस निर्णय के बाद वापस मूल ढांचा पुनर्जीवित हो गया और संशोधनों की संवैधानिकता का परीक्षण करने का अधिकार न्यायपालिका को वापस मिल गया। यद्यपि इस निर्णय को संसद की संविधान संशोधन शक्ति द्वारा पुनः प्रतिबंधित हो गई, किंतु संसद खामोश रही। संभवतः इस कारण ही 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और सत्तारूढ़ जनता सरकार के घटक दल 42वें संशोधन के दुष्परिणामों का मजा चख चुके हैं, अर्थात जो 1942 के 42वें संविधान संशोधन 1976 के जो परिणाम थे उसके आधार पर ही कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार का पतन हुआ। इस संशोधन की कड़ी में अब तक भारत में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। समय समय पर संविधान के कुछ एक भागों में उपबंधित करके भारतीय संविधान के परम परिवर्तनवादी या आगे बढ़ने की सोच को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।